हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए गणित का हम वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि कैसे परीक्षा में सॉल्व किया जाता है और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बस आप तरीका सीखिए कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। बिल्कुल ही सरल एवं सूक्ष्म तरीके से हम आपको बताएंगे सॉल्व करना। बच्चे काफ़ी बोल रहे थे कि सर मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, तो हम यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिए हैं। अब आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको हम समझा देंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है समानांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला है कि एक समानांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका पांचवा पद 15 तथा तीसरे और आठवें पदों का योग 34 से। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बोला गया है कि समानांतर श्रेणी यानी एक एपी हमको निकाल देना है। तो एपी में क्या होता है, पहला पद होता है, दूसरा पद होता है और यहाँ पे तीसरा पद होता है और चौथा पद होता है। तो आप तीन भी निकाल सकते हैं। तो पहला पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए। दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस डी। यहाँ पे तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 2d। तो यहाँ पे देखिए समानांतर श्रेणी निकालने के लिए ए और डी का जरूरत पड़ेगा। तो ए डी हमको कहाँ से मिलेगा, तो ये जो दिया है पांचवा पद 15 और तीसरे और आठवें पदों का योग 34, तो हमें इसी से ही मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हल लिखेंगे और यहाँ से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि एपी यानी समानांतर श्रेणी, माना कि एपी का प्रथम पद, माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा जो प्रथम पद है उसको ए मानेंगे और जो सार्व अंतर है तथा सार्व अंतर डी है। यहाँ पे मान लेंगे कि जो एपी है उसका प्रथम पद ए है और सार्व अंतर क्या है, डी है। और सार्व अंतर को हम लोग पदांतर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्न से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न से क्या बोला है, जिसका पांचवा पद 15 है। या आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए पांचवा पद कितना दिया है, 15। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पांचवा पद बराबर यहाँ पे दिया है 15, तो लिख देंगे। तो अब आपको पांचवा पद का यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक कम करके लिखते हैं, ए प्लस क्या लिखते हैं, 4d लिखते हैं। पांचवा पद ये होता है। तो पांचवा पद के जगह पे हम क्या लिख देंगे, ए प्लस यहाँ पे 4d लिख देंगे और बराबर 15 है तो इसको बराबर 15 कर देंगे। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, तीसरे और आठवें पदों का योग 34 है। यहाँ पे तीसरा और आठवें पदों का योग यानी दोनों को जोड़ देने पर कितना आ रहा है, 34 आ रहा है। तो अब यहाँ पे दोबारा हम लोग प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पुनः प्रश्न से, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पुनः प्रश्न से और फिर दोबारा हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे और जो बोला है वैसा ही हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए तीसरे और आठवें पदों का योग क्या कितना दिया है, 34 दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे तीसरा पद यहाँ पे और प्लस आठवां पद, यही दिया है ना, दोनों का योग दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे आठवां पद। यहाँ पे देखिए लिख देंगे तीसरा पद प्लस आठवां पद, दोनों का योग कितना दिया है, यहाँ पे दोनों का जोड़ कितना दिया है, 34। तो यहाँ पे लिख देंगे 34। यहाँ पे साफ साफ बोला है कि तीसरा पद और आठवें पदों का योग कितना है, 34 है। तो यहाँ पे देखिए अब तीसरा पद का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, ए प्लस क्या होता है, 2d होता है। एक कम करके लिखा जाता है, प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। आठवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 7d, यानी यहाँ पे एक कम करके लिख देंगे, ए प्लस 7d होगा। यहाँ पे हो जाएगा 34। वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करना पड़ेगा, ए 2 है तो इसको आप जोड़ लीजिए। एक ए और एक ए मिलके कितना हो जाएगा, 2a। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2d और 7d दोनों प्लस में है तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9d हो जाएगा। और इधर कितना इधर बराबर के इधर कितना है हम लोगों का, 34 है तो बराबर के इधर हम लोगों का 34 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हम लोगों का समीकरण 2। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से क्या कर देना है, हल कर देना है। और हल करेंगे तो क्या किसका मान निकलेगा, ए और डी का मान निकलेगा। जब ए और डी का मान निकलेगा तो हम उससे एपी आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए विलोपन विधि से हल करने के लिए
आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे a बराबर करना पड़ेगा या यहाँ पे d बराबर करना पड़ेगा। जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 और 9 को बराबर करना थोड़ा सा कठिन है। कठिन नहीं है, वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक a है और यहाँ पे 2a है, तो जो आपको आसान लगे आप वही कीजिएगा। यहाँ पे 2a है और यहाँ पे 1a है, यानी यहाँ पे हम समीकरण 1 में अगर 2 से गुणा करा दे तो ये भी 2a हो जाएगा और बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ a में ही गुणा नहीं कराना पड़ता है, पूरा समीकरण 1 में गुणा कराना पड़ता है। तो अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि यहाँ पे देखिए विलोपन विधि से यहाँ पे इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में कितना से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे देखिए दोनों का चिन्ह प्लस है तो चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो जब चिन्ह बदलना होता है तो माइनस लगाते हैं, उसके बाद लिखेंगे फिर यहाँ पे समीकरण 2 से घटाओ समीकरण 2 से। तो अब समीकरण 1 में यहाँ पे 2 से गुणा करके लिख दीजिए। जो समीकरण 1 है ये, इसे हम अब क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो 2 यहाँ पे a में 2 से गुणा करेंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस, और यहाँ पे 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8d हो जाएगा, और बराबर है तो यहाँ पे देखिए बराबर, और 15 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। समीकरण 1 में हम कितना से गुणा कर दिए, 2 से गुणा कर दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए समीकरण 2 को वैसे कि वैसे हम लोग उतार देंगे। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 2 क्या है, इसमें कुछ भी गुणा नहीं करना है। तो यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे 2a लिख देंगे, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, और यहाँ पे देखिए 9d है तो यहाँ पे लिख देंगे 9d, और यहाँ पे 34 है तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग 34। यहाँ पे हो गया हम लोगों का समीकरण ये 2 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे अब चिन्ह बदलना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस लगाए हैं, यानी समीकरण 1 में से 2 को घटाए हैं, तो यहाँ पे देखिए चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये प्लस 2a और माइनस 2a ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, जो 8d है और यहाँ पे क्या है 8d प्लस में है, और ये वाला चिन्ह अब खत्म हो गया। अब ये नया वाला माइनस वाला चिन्ह हो गया। यहाँ पे माइनस 9d है और यहाँ पे प्लस 8d है, तो यहाँ पे देखिए घटेगा तो माइनस d केवल बचेगा, बराबर इधर देखिए अब यहाँ पे माइनस 34 है और ऊपर में प्लस 34 है, घटेगा तो यहाँ पे माइनस 4 बचेगा। अब यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, d बराबर कितना निकल गया हम लोगों का, d बराबर निकल गया यहाँ पे 4। अब देखिए अब d का मान क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 या 2 में आप किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 हमको आसान लग रहा है तो d का मान हम समीकरण 1 में यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे d का मान, यहाँ पे लिख रहे हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे लिख देंगे d का मान समीकरण 1 पे रखने पर। तो सबसे पहले समीकरण 1 हमको पता होना चाहिए। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 4d बराबर 15। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 क्या है हम लोगों का, a प्लस 4d बराबर कितना है यहाँ पे 15। तो यहाँ पे 15 लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए d का मान कितना निकला है, 4 निकला है, ये आपको पता होना चाहिए। a प्लस यहाँ पे 4 और d के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ पे d का मान यहाँ पे कितना निकला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि d का मान यहाँ पे कितना निकला है, d का मान यहाँ पे 4 निकला है। तो d के जगह पे हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए d के जगह पे हम 4 रख देते हैं, बराबर है तो बराबर यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 15 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, a प्लस 4 चौका कितना हो जाता है यहाँ पे 16, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 15। अब देखिए इधर 16 जोड़ रहा है तो उधर जाके क्या कर देगा, घटा देगा, यानी a बराबर हो जाएगा इधर 15, और ये प्लस 16 है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगा। तो a बराबर कितना बच जाएगा हम लोगों का -1, और d बराबर कितना निकला है हम लोगों का 4। तो अब देखिए हमको AP निकालना है। तो AP निकालने के लिए सबसे पहला प्रथम पद होता है, प्रथम पद को A बोलते हैं। दूसरा पद निकालना है यहाँ पे A प्लस यहाँ पे D, और इसके बाद होता है यहाँ पे तीसरा पद। तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2D। चौथा पद भी निकाल सकते हैं, हम 3 ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए A का मान कितना है -1, तो यहाँ पे रख देंगे -1। यहाँ पे A का मान कितना है, यहाँ पे -1, और प्लस D का मान यहाँ पे देखिए 4 है,
तो यहाँ पे हम रख देंगे 4। और यहाँ पे तीसरा पद निकालना हो तो फिर a का मान कितना है -1, तो यहाँ पे -1 रख देंगे। प्लस है तो +2 है तो 2, और d का मान यहाँ पे 4 है तो 4। अब देखिए यहाँ पे निकल जाएगा -1 हो जाएगा, और ये देखिए घटेगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 3 हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 में से -1 निकल गया तो ये हो जाएगा 7। यानी हम लोगों का जो AP है वो निकल गया -1, 3 और कितना हो गया 7। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान तरीके से समझाए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लें इसका। तो यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है, समीकरण निकाय 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 को ब्रज गुणनखंड विधि से हल करें। यहाँ पे बोला गया कि जो ये दो समीकरण है इसको आप क्या कर दीजिए, ब्रज गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे हम हल लिख रहे हैं, इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। मैथ बिना फार्मूला के नहीं बन पाएगा। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हम मैथ बिना फार्मूला के बनाएंगे तो वो झूठ बोलता है। तो जो हम फार्मूला यहाँ पे लिखवाएंगे ब्रज गुणनखंड विधि को, वो आपको पहले से ही याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप लोग यहाँ पे आज लिखवा रहे हैं तो आप लोग याद कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हल लिखेंगे, और ये जो समीकरण है तो यहाँ पे ब्रज गुणनखंड विधि बनाते समय एक बात और ध्यान में रखिए, बराबर के उधर जो भी है उसको बराबर के इधर लाना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + y, और यहाँ पे देखिए बराबर के उधर 5 है तो बराबर के इधर आएगा तो ये +5 है तो इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, बराबर के उधर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का समीकरण 1। अब इसको यहाँ पे दूसरे समीकरण को भी ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 3x यानी 3x प्लस यहाँ पे 2y, बराबर के उधर 8 है तो इधर ला देंगे हम, -8 हो जाएगा, बराबर के उधर क्या बच जाएगा 0। तो समीकरण ये क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है जो उसमें a1 b1 c1 का जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हम a1 b1 c1 निकालेंगे। तो ये देखिए पहले समीकरण का ये a1 होता है, और y का जो y में जो गुणा करता है वो होता है b1, और जिसमें x y कुछ नहीं होता है वो होता है c1। दूसरे समीकरण में ये होता है a2, और y वाला क्या होता है ये b2, और ये क्या होता है c2। तो अब बस आप देख के लिख लीजिए ताकि आपको आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए a1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे x में क्या गुणा कर रहा है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और यहाँ पे देखिए b1 लिखेंगे। b1 का मान यहाँ पे कितना है, y में कुछ भी नहीं कर रहा है गुणा, जहाँ पे कुछ भी नहीं गुणा करता है वहां पे 1 होता है। और c1 यहाँ पे लिखेंगे, c1 का मान यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे लिख देंगे -5। ये मान आपको सावधानी पूर्वक रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, a2 अब निकालेंगे। a2 कितना आएगा आपका, यहाँ पे x में कितना गुणा कर रहा है 3 गुणा कर रहा है तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे b2 निकालेंगे। b2 यहाँ पे देखिए y में कितना गुणा कर रहा है, यहाँ पे 2 कर रहा है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए c2 निकालेंगे। c2 कितना है -8 है तो यहाँ पे लिख देंगे c2 कितना है हम लोग का -8। अब यहाँ पे ब्रज गुणनखंड का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो ब्रज गुणनखंड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं x बटा यहाँ पे होता है x बटा होता है यहाँ पे b1 c2, यहाँ पे होता है b1 c2 माइनस, अब यहाँ पे होगा b2 c1 बराबर यहाँ पे देखिए y बटा क्या होता है यहाँ पे c1 a2, यहाँ से स्टार्ट होगा फिर c1 a2 माइनस, अब इसी का उल्टा यहाँ पे c2 a1 बराबर यहाँ पे होता है 1 बटा, अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा a1 से स्टार्ट होगा फिर a1 यहाँ पे हो जाएगा b2 a1 b2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा a2 और b1 हो जाएगा। बस आपको इसमें मान रख देना है। तो आइए अब यहाँ पे हम मान रखते हैं, बहुत ही सावधानी पूर्वक आप लोग मान रखिएगा। यहाँ पे हो जाएगा x बट्टा, यहाँ पे देखिए b1 का मान कितना है, तो यहाँ पे आपको बस b1 का मान यहाँ पे जो है वो देख के लिख देना है। b1 का मान 1 है तो 1, अब ये b1 c2 गुणा में है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देंगे। c2 का मान यहाँ पे देखिए कितना है -8 है, आपको दिख रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे -8। और यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला का माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए b2 है, b2 कितना है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। और ये b2 और c1 ये किस में होता है, गुणा में होता है। और उसके बाद c1 देखिए, c1 का मान कितना है यहाँ पे देख सकते हैं आप -5 है तो यहाँ पे -5 लिख दे रहे हैं
बराबर है तो यहाँ पे हम बराबर दे रहे हैं y बट्टा, अब यहाँ पे y वाला मान रखेंगे। यहाँ पे देखिए C1 का मान कितना है, तो C1 का मान -5 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -5। उसके बाद देखिए A2 का मान कितना है, यहाँ से आप देख सकते हैं 3 है ये A2 का मान, तो यहाँ पे लिख देंगे गुणा यहाँ पे 3। उसके बाद माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, बस आपको देख के लिख देना है। C2, तो C2 का मान कितना है, -8 है, तो यहाँ पे -1 पहले से, तो ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे -8 और गुणा यहाँ पे A1 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और बराबर 1 बट्टा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा जगह कम है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 बट्टा। उसके बाद देखिए A1 का मान कितना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। स्लो इसीलिए बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे समझ में आए अच्छी तरीके से। यहाँ पे देखिए B1 का मान कितना है, तो B1 का मान 1 है, तो यहाँ पे रख देंगे 1 और यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए A1 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया। B2 का मान यहाँ पे देखिए, B2 का मान यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, 2 हो गया। और माइनस है तो यहाँ पे माइनस, आप लोग बिल्कुल ध्यान से एकदम रखिएगा नहीं तो गलत भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए A2 का मान कितना है, तो A2 का मान यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे रख देंगे 3 गुणा और यहाँ पे देखिए B1 का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे रख देंगे हम 1, 3 गुणा यहाँ पे हो गया 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं x बट्टा, यहाँ पे प्लस है और ये माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 8 में 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 8। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस जब गुणा होता है तो प्लस हो जाता है और 5 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। बराबर है तो यहाँ पे बराबर y बट्टा, अब देखिए y वाला सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। 5 तियां कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 और यहाँ पे देखिए 8 दूना कितना हो जाएगा, -16 और माइनस में माइनस से गुणा हो जाएगा तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब एक वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 और -3 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3। बस अब आपको जोड़ घटाव करना है और कुछ नहीं करना है। x बट्टा यहाँ पे देखिए 8, 10 में से ये -8 घटा देंगे तो 2 बचेगा और यहाँ पे देखिए अब y बट्टा, यहाँ पे 16 में से जब 15 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पे देखिए 1 बट्टा 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि तीनों आपस में बराबर है। तो हमें x का मान निकालना है, तो x और y एक साथ लेंगे तो नहीं निकल पाएगा, तो x वाले को एक बार 1 के बराबर करेंगे और एक बार y वाले को 1 के बराबर करेंगे। तो आइए सबसे पहले x वाले को बराबर करते हैं। x बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 1। तो अगले पेज में हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है x बट्टा 2, यहाँ पे लिख रहे हैं अब करके यहाँ पे लिखेंगे x बट्टा 2 बराबर यहाँ पे 1 बट्टा 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे x बट्टा 2 है वो उसको किसके बराबर करना है, 1 बट्टा 1 के। तो यहाँ पे हम कर दिए 1 बट्टा 1 के यहाँ पे बराबर कर दिए। तो अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो तिरछा तिरछी गुणा होता है वो कर दीजिए। x में 1 से गुणा होगा तो x होगा और 2 में 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2 निकल जाएगा। यानी यहाँ पे x का मान कितना निकल गया, 2। अब पुनः उसी तरीके से हम y का भी मान निकालेंगे। तो आइए देख लेते हैं y का मान कितना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं y वाले को किसके बराबर करना है, 1 के बराबर करना है। तो y बट्टा 1 बराबर किसके करना है, 1 बट्टा 1 के। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि y बट्टा 1 बराबर कितना करना है, 1 बट्टे 1 को करना है। अब फिर यहाँ पे हमको क्या करना है, तिरछा तिरछी गुणा करना है। तो यहाँ पे देखिए y में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे y हो जाएगा और 1 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यानी x का मान कितना निकल गया, 2 और y का मान कितना निकल गया, 1। ये दोनों आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान तरीके से, और टाइम लगा है लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। अब आज के बाद आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाला है ब्रज गुणनखंड विधि में। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे कराया जा रहा है। यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, उस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पे बोला गया कि उस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है जिसका व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे एक गोला है जिसका व्यास इसको बोलते हैं, पूरे वाले को व्यास बोलते हैं, और ये यहाँ पे जो आधा होता है केंद्र से, इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। और व्यास को किससे सूचित करते हैं, d से, और यहाँ पे जो त्रिज्या होता है उसको r से। तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी व्यास दिया है हमको यहाँ पे 14। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए व्यास दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे व्यास। सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे
और यहाँ पे देखिए हल लिखने के बाद जो व्यास दिया है वो लिख देंगे। व्यास कितना दे दिया है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हम लोगों का व्यास बट्टा 2, यानी व्यास का क्या होता है, आधा होता है। यहाँ पे व्यास कितना दिया है, ऊपर में रख देंगे 14 सेंटीमीटर और बट्टा के नीचे लिख देंगे 2, कट के हम लोगों का कितना हो जाएगा 7, यानी त्रिज्या हम लोगों का कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर। यानी पूरा 14 है तो आधा इसका कितना हो जाएगा 7, यानी 7 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका त्रिज्या हो गया। उसके बाद ध्यान से देखिए, बोला गया है कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अब लिखेंगे हम गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे गोले का वक्र पृष्ठीय, यहाँ पे क्षेत्रफल लिख देंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए कि गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो बस आर का मान तो यहाँ से पता चल गया 7 सेंटीमीटर, बस आपको रख देना है। पाई का मान आपको पता होना चाहिए 22/7, यहाँ पे लिख देंगे 4 गुणे पाई का मान यहाँ पे रख देंगे 22/7। और त्रिज्या ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 बार रखना है, तो 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर 2 बार हम यहाँ पे रख देंगे। एक साथ से एक साथ कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4 में 22 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 88, और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे 7 और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुणा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब यहाँ पे गुणा करेंगे 88 में 7 से, तो यहाँ पे 8 सते 56 के 6 हाथ में लगा 5, 8 सते 56 और 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 सते 56, यहाँ पे 8 सते 56 के 6 हाथ में लगा, यहाँ पे 5 और फिर 8 सते 56 और 5 कितना हो जाएगा 61, यानी 616 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। यहाँ पे देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न आप जब भी कोई भी 10वीं का प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो ये एक प्रश्न आपको जरूर दिखाई देगा, और इससे हम काफ़ी आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि जो ये a है इसका यहाँ पे मान निकालना है, ये कोण का मान है, तो इस कोण का मान कितना होगा, यहाँ पे क्या कर देना है, निकाल देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, और जो प्रश्न है उसको हम लोग सेम उतार देंगे। यहाँ पे देखिए tan 2a बराबर यहाँ पे दिया है cot a माइनस 18 डिग्री। तो ऐसे प्रश्न बनाने से पहले सबसे पहले एक आपको बात याद रखना है कि जो ये tan 2a है, इसको हम लोग को जो इधर दिया रहेगा, इधर cot में है, तो इसको भी सबसे पहले हमको cot में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको देखिए cot में हम लोग कैसे चेंज करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है tan 2a बराबर, इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, cot, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं tan 2a बराबर यहाँ पे हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 2a। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होता है tan थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, tan 2a का मान cot 90 डिग्री माइनस 2a। फिर ये उसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे cot 90 डिग्री माइनस 2a क्या होगा tan, और थीटा, यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या है 2a है, यानी इसके बदले में हमको इसको लिखना है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो tan 2a है इसके जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, ये cot में है, इधर वाला ये cot में है, तो इसको भी cot में ये वाला फॉर्मूला हमको क्या कर देना है, लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए tan 2a के बदले हम लोग क्या लिख देंगे, cot 90 डिग्री माइनस 2a। फिर cot 90 डिग्री माइनस 2a क्या हो जाता है, tan 2a हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ और इसका मतलब यही हुआ। तो बस आपको क्या करना है, tan 2a की जगह पे ये रख देना है, यहाँ पे रख रहे हैं हम cot 90 डिग्री माइनस यहाँ पे 2a बराबर यहाँ पे हो गया हम लोगों का cot a माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, cot से cot क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इधर बच गया हम लोगों का 90 डिग्री और माइनस 2a बराबर उधर बचा हम लोगों को a माइनस 18 डिग्री। अब क्या कर दीजिए, ये दोनों को बराबर के इधर ला दीजिए, तो इधर हो जाएगा हम लोग का 90 डिग्री माइनस 2a पहले से है, ये दोनों अब बराबर के इधर आएगा, तो ये प्लस a है, तो इधर आएगा तो माइनस a हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे माइनस 18 है, तो इधर आएगा तो प्लस 18 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, बराबर के उधर क्या बचा, 0 बचा। ये रफ है।
ये भी आप ये ठीक से थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 90 और 18 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा। और -2a और -1a ये दोनों जुड़ जाता है, दोनों यहाँ पे -2a और -1a कितना हो जाएगा, -3a बराबर उधर हो गया 0। अब यहाँ पे 3a को कहाँ भेज देंगे, बराबर के उधर भेज देंगे, तो 108 डिग्री बराबर यहाँ पे -3 है तो इधर आ जाएगा तो +3a हो जाएगा। अब देखिए 3 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी 108 बट्टा यहाँ पे 3 बराबर इधर हो जाएगा हम लोग का a। अब कटाएंगे तो ये 36 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ पे 36 डिग्री बराबर यहाँ पे a निकल गया। इसको अब यहाँ करके सीधा कर देंगे, a बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 डिग्री हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो tan 2a है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, tan 2a है जो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए tan 2a को हम लोग लिख सकते हैं cot यहाँ पे 90 डिग्री -2a के रूप में लिख सकते हैं। फिर जब हम cot को फिर tan में बदलेंगे तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है tan, और थीटा के जगह पे कितना है यहाँ पे देख सकते हैं 2a है तो यहाँ पे 2a लिख सकते हैं। यानी जो tan 2a ये इसके बराबर है और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे देखिए जब cot में है तो यहाँ पे हम लोग इसका cot वाला ही मान रखेंगे, उसके बाद आपको cot से cot कटा देना है और एक आसान सा यहाँ पे सॉल्यूशन होगा जो आप कर देंगे आसानी से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 2 और 3 है। यहाँ पे बोला गया कि एक द्विघात बहुपद आपको निकालना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हल लिखेंगे और यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखिए क्या दिया है कि शून्यकों का योग दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, -b बट्टा क्या होता है a। तो अब देखिए यहाँ पे एक शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, तो ये पहला वाला शून्यकों का योग है जो पहला है, और दूसरा क्या है, ये शून्यकों का गुणनफल है। तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग कितना दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 दिया है। यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, योग तथा गुणनफल, यानी योग पहले दिया है तो पहला वाला योग होगा, यानी शून्यकों का योग 2 हो गया, बराबर यहाँ पे हो गया -b और बट्टा क्या हो गया, a हो गया। बट्टा के नीचे कुछ भी नहीं है 2 के, तो यहाँ पे 1 कर देंगे। यानी अब देखिए नीचे वाला नीचे का मान होता है, ऊपर वाला ऊपर का मान होता है, यानी यहाँ पे a बराबर कितना निकल गया, 1 निकल गया। और यहाँ पे देखिए b बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस है, ये 2 के साथ चला जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा हम लोगों का -2 हो जाएगा। अगर माइनस इधर भी होता तो माइनस से माइनस कटा देते, लेकिन माइनस नहीं है तो ये वाला -b के साथ इधर आ जाएगा। अब फिर दोबारा पढ़िए, यहाँ पे योग तो निकाल दिए, अब देखिए गुणनफल दिया है, तो गुणनफल कितना दिया है, यहाँ पे 3 दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे देखिए शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, c बटा a। और गुणनफल यहाँ पे देखिए 3 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 बराबर यहाँ पे लिख देंगे c बटा a। अब यहाँ पे देखिए नीचे कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाला नीचे का मान होता है और ऊपर वाला ऊपर का मान होता है। तो यहाँ पे देखिए a बराबर कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे c बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि a का मान यहाँ पे बराबर आना चाहिए, तो यहाँ भी a का मान 1 है, यहाँ a का मान 1 है, तो ये यानी बिल्कुल यहाँ पे अब सही है, कुछ नहीं करना। अब आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। यहाँ पे देखिए लिख दिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ये क्या होता है, ax² प्लस यहाँ पे होता है bx और प्लस यहाँ पे c। अब बस आपको क्या करना है कि यहाँ पे a का मान, b का मान और यहाँ पे c का मान रख देना है। तो a का मान आप देख सकते हैं 1 है, तो यहाँ पे 1 गुणे यहाँ पे x²
प्लस है तो प्लस लिख देंगे। यहाँ पे देखिए b का मान माइनस में है तो इधर ब्रैकेट लगा देंगे, -2 लिख देंगे। और यहाँ पे x है तो x लिख देंगे, प्लस यहाँ पे c का मान यहाँ पे देख सकते हैं 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3। एक में x स्क्वायर से गुणा होगा तो x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस में गुणा होगा तो -2 में x से गुणा होगा तो 2x, और यहाँ पे हो जाएगा +3। ये निकल गया हम लोगों का द्विघात बहुपद, जो काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न हर एक साल पूछे जाते हैं और हम वैसे प्रश्न नहीं बताते जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज आप लाइक कर दीजिए। लाइक तो करके जाना है आप लोगों को। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ऐसे एक बेल आइकन आता है, उसको ऑल पे दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो ऐसे तीर का निशान है, अपने दोस्त स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लास्ट तक देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, और मन लगा के पढ़ाई कीजिए।